voice and speech disorders. Okay, so as the definition suggests that voice is produced due to vibration of the vocal cord and its resonation of the sound through the vocal tract. Okay, the vocal cords come close together and a force air is expressed from the lungs. ठीक है, तो अपन लंग्स में से जब जैसे एयर जो अपना लंग्स का एक काम है क्या करता है, वो ऑक्सीजनेशन का काम करता है, दूसरा क्या करता है, कैसे ऑक्सीजनेशन काम करता है, वो अपन जो एयर से जो ऑक्सीजन को उसको लेते हैं और वो आपका हीम के साथ में, ठीक है, हीम के साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है और वो ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक ट्रांसमिट करता है. ठीक है, ये ब्लड वेसल्स का, ये ब्लड का काम है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक साथ कंबाइन होकर के आपका एक प्राइमरी फंक्शन जो ऑक्सीजनेशन का काम है. दूसरा फंक्शन क्या है, अपन जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, वॉइस की जरूरत होती है. ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस वॉइस बट वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ वॉइस इन सच अ वे दैट वी कैन एबल टू कम्युनिकेट. कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन, जैसे अगर फ्लूट है ना कि बांसुरी बोलते हैं ना, तो बांसुरी में जैसे अपन हैं या फिर एयर को पास करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस साउंड्स, है ना, साउंड प्रोड्यूस होता है. बट उसके सामने जो देखोगे ना बांसुरी में, तो सामने क्या होता है, 5-6-7 उसके ओपनिंग्स होते हैं. तो वो ओपनिंग्स में जैसे अपन फिंगर्स चलाते हैं तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो उसी तरह से जो अपने वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स क्या करता है, ये लैरिंग्स में आपका एक स्ट्रक्चर है जिससे वॉइस प्रोड्यूस होता है, यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करता है वोकल कॉर्ड जैसे ही. अब उसके बाद क्या होता है, वाइब्रेट फोर्सली एयर को अपन एक्सप्रेस करते हैं, बाहर निकालते हैं लंग्स में से. तो वो फोर्सली जब भी कहीं से भी निकलेगा तो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है. टर्बुलेंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या करता है, वो वोकल कॉर्ड्स को मूव करवाता है. तो जैसे ही वोकल कॉर्ड मूव करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, आपके लैरिंग्स हैं, तो लैरिंग्स और आपके जो लिप्स है या ओरल कैविटी है, उस वाइब्रेशंस को और उसका जो है इसको एम्पलीफाई करते हैं. साथ में क्या करते हैं, आप मूव कर रहे हो, टंग को मूव कर रहे हो, फिर लिप्स को मूव कर रहे हो, पैलेट्स को मूव कर रहे हो. ठीक है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, ये आर्टिकुलेट कर रहा है नो, उस वॉइस में जो है आपका, उसमें क्वालिटी को चेंज कर रहा है ना, तो उसे वर्ड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो आप. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या है, आपका जो वॉइस से साउंड है, फिर उसके बाद रेजोनेंस होता है. तो रेजोनेंस कहाँ से हो रहा है, आपके दो चीजें, एक तो नोज भी काम करते हैं रेजोनेंस के लिए, आपके साइनसेस काम करते हैं रेजोनेंस के लिए, दूसरा जो है आपका स्पेस होता है, लैरिंक्स का स्पेस होता है अपर. और आर्टिकुलेशन कहाँ से कर रहे हो आप, लिप्स से कर रहे हो या फिर उसके बाद साथ में आप टंग को मूव कर रहे हो. ठीक है, तो दीज आर द मैकेनिज्म हाउ साउंड और वॉइस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फोनेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, 3 लेवल्स में होता है. तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, वॉइस एक्टिवेशन, वॉइस एक्टिवेटिंग एयर स्ट्रीम. तो क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. तो एक्सपायर जब करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, वोकल कॉर्ड के बीच में से एयर मूव करता है. ठीक है, फिर उसके बाद वॉइस जनरेट कहां पर होता है, वोकल कॉर्ड से. ठीक है, तो वोकल कॉर्ड में जो होता है ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं और फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं. तो इमीडिएटली जो व्हाइट पार्ट होता है आपका, दैट्स आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स, और उसके दोनों तरफ में जो होता है आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं. ठीक है, अब उसके बाद वॉइस रेजोनेटर, तो ये कहां पर होता है, फेरिंग्स में होता है, ओरल कैविटी में होता है, which selectively transmits some frequency bands. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब बैंड्स में जो होता है उसमें आर्टिकुलेशन होता है, लेवल में आप किस स्पीड से कर रहे हो, स्पीच कर रहे हो, तो उस हिसाब से. ठीक है, तो 3 पार्ट हो गया आपका फोनेटरी सिस्टम में. क्या होता है, वॉइस एक्टिवेशन कैसे होता है, एयर स्ट्रीम से. कब होता है, जब आप लंग से एयर को एक्सपायर कर रहे हो उस समय. ठीक है, दूसरा क्या होता है, वॉइस जनरेट कहां पर होता है, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स में. ठीक है, तीसरा क्या होता है, रेजोनेटर. तो रेजोनेटर कहां पर होता है, फेरिंग्स में होता है, ओरल कैविटी होता है, वहां पे रेजोनेंस होता है. और आर्टिकुलेशन कैसे होता है, आपके मूवमेंट ऑफ लंग्स से. तो वोकल कॉर्ड्स हैव टू बी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमेट्रिकल. जैसे दोनों वोकल कॉर्ड है, अगर वो इक्वली आ रहे हैं, सिमेट्रिकली आ रहे हैं, ठीक है, जब इक्वल आएंगे, सेंटर में आएंगे, तभी जो वाइब्रेशंस जो होता है वो अच्छे से प्रोड्यूस होगा. मान लो एक तरफ का वोकल कॉर्ड का पाल्सी है, वोकल कॉर्ड नॉर्मली ये पैरामीडियन पोजीशन में है. ठीक है, अब उसके बाद जो आप बात कर रहे हो तो वो सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. अब एक साइड का पाल्सी है, रिकरेंट लेरिंजियल पाल्सी हो गया. ठीक है, हाइड्रोजेनिक हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर सर्जिकली जो है आपने ऑपरेट करा उस समय की वजह से एक तरफ का पाल्सी हो गया. नॉर्मली जो होता है पाल्सी जो होता है मैक्सिमम टाइम किस तरफ होता है, लेफ्ट में होता है, क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा होता है, तो ट्रॉमा के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और उसमें ट्यूमर वगैरह भी है तो वो भी ज्यादा आता है. बट सर्जिकली अगर देखा जाए, इट्स अ पीजी क्वेश्चन, नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर सर्जरी
राइट साइड का वोकल कॉर्ड पाल्सी का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, 2 या 3 साल पहले ये आया था नीट में क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद जो होता है, अब जो नॉर्मल सिमेट्रिकली अलाइन होना चाहिए मिड लाइन में, तभी जो है आपका अच्छा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इनसफिशिएंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, मान लो एक साइड का पाल्सी हो गया या फिर जो हो गया उसका पैरेसिस है, तो वो पूरी तरीके से मिडलाइज नहीं होगा, तो साउंड प्रोड्यूस जो होगा उसका क्वालिटी अच्छा बेकार रहेगा। ठीक है, या फिर वोकल कॉर्ड मिडलाइज तो हो रहा है बट बीच में से जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, तो वो उसमें क्या होता है, फोनेटरी गैप बोलते हैं अपन उसको। तो इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रीदी वॉइस, है ना, या हस्की वॉइस कह सकते हो आप। ठीक है, वो साउंड कैसा होगा, मेरा नाम ऐसा, जैसे वो बोलते हैं ना तो एयर निकल जाता है, मेरा ऐसा ऐसा ऐसे जो खांसी जैसा आवाज आता है ना, खांसी के समय जैसा आवाज आता है, दैट्स ब्रीदी वॉइस। ठीक है, तो पालसी वाले पेशेंट को देखोगे आप, या फिर कोई पेशेंट इंटुबेटेड रहा हो लॉन्ग समय तक, जब उसमें वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी कम हो जाती है, उन पेशेंट्स में आपको देख सकते हो। द 3 पार्ट्स ऑफ ओरोफेरेंजियल रेजोनेटर्स आर, तो रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, लेरिंजियन एंट्रेंस इमीडिएटली अबव ग्लॉटिक। तो ग्लॉटिक के 3 पार्ट होते हैं, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक एंड सबग्लॉटिक। तो रेजोनेंस कहां पर होता है, इमीडिएटली अबव ग्लॉटिस में होता है। दूसरा क्या होता है, वेलोफेरेंजियल वॉल्व में होता है, और तीसरा आउटर मोस्ट पार्ट बिटवीन द लिप्स, है ना। तो अपन लिप्स को मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वाइब्रेशंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ वोकल रजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोकल फोल्ड, एडिशन, एडक्शन एंड वाइब्रेशन। तो ये कब प्रोड्यूस होगा, जब एडक्ट करेगा वोकल कॉर्ड उस समय। तो उसमें क्या होता है, 3 मेन वोकल रजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स क्या करते हैं, जैसे अपन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो मेन रेजिस्टर्स कैसे होगा, लॉफ्ट रेजिस्टर्स या फॉल्सेटो कहते हैं इसमें, फिर उसके बाद मोडल रेजिस्टर और पल्स रेजिस्टर। तो ग्लॉटिक फोल्ड और वोकल फ्रीक्वेंसी एंड क्रीकी वॉइस। तो इसमें पल्स रेजिस्टर में क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, और मोडल रेजिस्टर जो होता है इसमें नॉर्मल जो अपन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स रिसीव्ड बाय मोडल रेजिस्टर। तो लॉफ्टी रजिस्टर क्या होता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वोकल का। ठीक है, इसमें फॉल्सेटो होता है, इसमें वोकल कॉर्ड जो होता है बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, और इसमें इतना ज्यादा टेंस होता है कि इसमें वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है मूवमेंट का, 275 टू 11,000, मतलब 1100 हर्ट्ज के आसपास का मूवमेंट होगा वोकल कॉर्ड का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेंस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मोडल रेजिस्टर, इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग फोनेशन। तो नॉर्मली हम इस रेंज में जो है जब वाइब्रेट करेगा वोकल कॉर्ड, तो हम उस चीज को यूज करके साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट एडक्शन में पोजिशन में रहेगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हर्ट्ज रेंज कितना होता है, 100 टू 300 रेंज में होता है। फिर पल्स रेजिस्टर, अब इसमें क्या होता है, लो रेंज वोकल फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें लैरिंजियल आउटपुट और पल्सेटाइल होता है। तो वोकल कॉर्ड जो होता है इसमें वॉइस जो प्रोड्यूस होता है वो क्रिकी होता है, मतलब वो मूवमेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है, मूव हो रहा है, बट स्लो मूवमेंट हो रहा है, या तो पैरासिस की वजह से हो रहा है या फिर उसमें फटीक की वजह से हो गया, बहुत लंबे समय तक बात करते हैं तब भी हमारा वॉइस खराब हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्लोज फेस, तो इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 20 टू 60 हर्ट्ज में होता है। अब डेफिनेशन ऑफ वोकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो वोकल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, कौन कौन से कंडीशन में होता है, देखो, या तो आप वो कोशिश कर रहे हैं बात करने का बट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो नॉन ऑडिबल, नॉट क्रिएट, नॉट स्टेबल, वाइड रेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें के कारण। नॉन अप्रोप्रिएट फॉर जेंडर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको कहते हैं ना प्यूबरफोनिया बोलते हैं आप उसको, क्या हो रहा है, जैसे एडोलेसेंट एज में आता है तो वो मेल वॉइस में प्रोड्यूस होता है ना। वो मेल वॉइस क्या होता है, क्योंकि एडम सैपल प्रोमिनेंट होता है तो वोकल कॉर्ड्स उसमें कर रहे हैं, और फीमेल वॉइस में क्या होता है, हाई पिच वॉइस होता है, मेल में लो पिच वॉइस होता है। तो अगर वो चेंज नहीं हुआ, मतलब फीमेल में भी अगर मेल जो होता है हाई पिच वॉइस के साथ आ रहा है तो जेंडर इनएप्रोप्रिएट हो गया, प्यूबरफोनिया बोलते हैं। नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग इट्स लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक फंक्शन, मतलब साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट ही इज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इनएप्रोप्रिएट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आई बट ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट और आर्टिकुलेट, है ना, वो साउंड को एक प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं बना पा रहा है। फिर उसके बाद फटीग हो गया, इजिली फटीगेबल, जैसे अगर माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो होगा जल्दी फटीग हो जाता है। ठीक है, और एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट और पेन ऑन फोनेशन, जो बात कर रहा है तो उस समय पेन होने लग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद अब की डेफिनेशंस, कौन कौन से टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसमें डिस्फोनिया हो सकता है, यानी इंपेयरमेंट ऑफ वॉइस,
तो वॉइस का क्वालिटी जो खराब हो गया, डिफिकल्टी स्पीकिंग, थोड़ा सा वॉइस का बात करेगा वो थक जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसआर्थिया, डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेटिंग वर्ड, है ना। तो वॉइस साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा है बट ही इज नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर वॉइस। जैसे आप उनको किसी का नाम लेना है, राम, रमेश, तो वो रे ऐसा उसी में अटक गया, उसके आगे नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। तो डिसआर्थिया हो गया। फिर उसके बाद डिसआर्थोफोनिया, तो डिसफंक्शन, डिसफोनिया इन कंजंक्शन विद डिसआर्थिया, मतलब इसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर की वजह से जो हो रहा है उसके वोकल कॉर्ड्स प्रॉपर्ली या तो अलाइन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी हो रहा है तो वो कंप्लीटली वो बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसके डिस्फासिया, तो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, तो इसमें क्या है, वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को, दैट इज डिस्फासिया ना, फासिया। उसके बाद जो होता है एक्सप्रेसिव डिस्फासिया, तो उसमें क्या है, वो समझ तो गया बट उसको वो बोल नहीं पा रहा है ना, तो इसे ब्रोकास एफासिया बोलते हैं जिसको, जैसे उसमें बोल नहीं पा रहा है। और दूसरा होता है वर्निकिस एफासिया ना, समझ नहीं पा रहा है। तो दो चीज है, तो डिस्फासिया, दिस इज डिस्फासिया, है ना, या तो वो बोल नहीं पा रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ब्रॉडमैन्स एरिया होता है 24 और 44 होता है, 48 और 24, है ना। तो उसमें दोनों में से अगर कहीं का गड़बड़ होता है तो दिस आर द थिंग्स हैपन। फिर होर्सनेस हो रहा है ना, वॉइस जो होता है उसका रफ है, कैसे रफ वॉइस बना रहा है, तो आप अपने वोकल कॉर्ड को प्रेस करके बात करोगे तो दैट इज रफ वॉइस, ठीक है। आया समझ में। तो कभी कभी इसका रफ वॉइस ये ऐसे हो गया, या फिर दूसरा क्या है, वोकल कॉर्ड के अंदर आपके नोड्यूल हो गया एक तरफ में, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है, मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, ठीक है। या फिर इन्फ्लामेशन हो गया वोकल कॉर्ड में, ठीक है, स्वेलिंग आ गया, ठीक है, या फिर रिंकीज एडिमा हो जाता है ना, उसकी वजह से हो सकता है। ओडाइनोफेजिया यानी ओडाइनोफोनिया, फोनिया सॉरी, ओडाइनोफेजिया नहीं, ओडाइनोफोनिया। ओडाइनोफेजिया इज डिफिकल्टी इन पेनफुल सॉलोइंग, दैट्स ओडाइनोफेजिया। एंड ओडाइनोफोनिया, ओडाइनो मतलब पेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पेन वाइल टॉकिंग, बात करते समय उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। नाउ होर्सनेस, होर्सनेस यानी रफनेस ऑफ वॉइस, दैट इज लाइक रफनेस ऑफ रफनेस ऑफ वॉइस, है ना। तो वो आवाज जो आ रहा है उसमें वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, रफनेस ऑफ वॉइस रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ कंसेक्यूटिव साउंड वेव्स, है ना। तो वो नॉर्मल पीरियड में जिस तरह से वाइब्रेट कर रहा था उसमें नहीं कर रहा है, या तो उसमें कम कर रहा है उस वजह से, या इंटेंसिटी जो होता है वो कम आ रहा है, तो इसमें होर्सनेस हो जाएगा, ठीक है। फॉर कंडीशन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, तो वोकल कॉर्ड शुड बी अप्रोक्सीमेटेड प्रॉपर्ली विद ईच अदर, है ना। तो दोनों वोकल कॉर्ड मिड लाइन में अलाइन होना चाहिए। अगर एक आध नहीं हो रहा है, या वाइब्रेशंस जो हो रहा है वो दोनों में बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वो वॉइस जो है वो प्रॉपर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्रॉपर साइज एंड स्टिफनेस होना चाहिए। तो दोनों वोकल कॉर्ड में इक्वल साइज के होना चाहिए। अगर एक आध में लेंथनिंग हो गई, या एक तरफ में नोड्यूल हो गया, या फिर एक तरफ में मैलिग्नेंसी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, प्रॉपरली वो अलाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एबिलिटी टू वाइब्रेट रेगुलेटली विद एयर मूवमेंट, यानी दोनों वाइब्रेशन दोनों में बराबर होना चाहिए। अगर एक आध में वाइब्रेशन कम होगा, मान लो एक साइड का पालसी है, नो दिस वन इज मूविंग बट दिस वन इज नॉट मूविंग, तो फोनेट को नहीं कर पाएगा, वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तरफ में पॉलिप या नोड्यूल बन गया, तो उसमें भी मूवमेंट जो होगा वो पॉलिप की वजह से वो कम होगा, ठीक है। नाउ कौन कौन से कंडीशंस में होर्सनेस होता है, तो क्या है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से हो सकता है, फिक्सेशन हो सकता है, एक साइड में मैलिग्नेंसी हो गया उसकी वजह से फिक्स हो गया, ठीक है। एंटीरियर कमीशन में ट्यूमर है तो उस वजह से भी फिक्सेशन हो सकता है, ठीक है। फिर साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड इंक्रीज, एडिमा की वजह से एक साइड में इंक्रीज हो गया, ये दोनों साइड एडिमा की वजह से इंक्रीज हो गया। नाउ एक रिंकीज एडिमा भी होता है, इसमें फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। स्टिफनेस हो सकता है, फिर उसके बाद जो होता है डिस्फोनिया हो सकता है, या फाइब्रोसिस हो सकता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तो आपको पता है, जैसे उसमें माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है, वैसे वोकल कॉर्ड में भी अगर फाइब्रोसिस हो गया तो उसका वाइब्रेशन का मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबम्यूकस हेमरेज, तो किसी ने क्या करा, बहुत तेज से फट से जोर से बोल दिया, या फिर लगातार बहुत देर तक जोर तेज आवाज में बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स में या तो वो बस्ट हो सकते हैं या फिर वो डायलेट हो सकते हैं, दैट इज सबम्यूकोसल हेमरेज, हेमोरेजिक पॉलिप फॉर्म हो जाता है वोकल कॉर्ड्स में, ठीक है। मोस्टली जो होता है वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, जो लोग सामान बेचते हैं ना, तो वो घूम घूम करके बेचते हैं, या फिर
वो लोग जो मार्केट में काम कर रहे टीचर्स हो गए, तो इन लोगों में हेमोरेजिक पॉलिप्स हो सकते हैं। किसी दिन फंक्शन में किसी ने ऑर्गेनाइजर है जो वो जो माइक काम नहीं कर रहा, तेज आवाज में बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, वो अब्यूज की वजह से या मिसयूज की वजह से जो होता है आपका सब म्यूकोजल हेमरेज हो सकते हैं, और लेटर कैन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिप और नोड्यूस, पॉलिप और नोड्यूस। आई विल शो यू द इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्लाइड होगा उसमें इमेजेस शो करूंगा। तो इटियोलॉजी क्या हो गया, इटियोलॉजी में मतलब क्या क्यों हो रहा है होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना। आपको पता है स्वेलिंग कब कब हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इन्फेक्शन का कैसे हो सकता है, वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसके अलावा, कोई डिसीजेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, तो जैसे वोपिंग कफ हो गया या डिप्थेरिया हो गया। क्रॉनिक में क्या हो गया, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, स्मोकिंग कर रहा है बहुत लॉन्ग समय से, उसकी वजह से हो सकता है। ऑक्यूपेशनल है, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे स्मोक ज्यादा है, कोल माइंस में काम कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहा है, या रोड्स के आसपास में जहाँ पे धुआं ज्यादा होता है, या फिर मान लो वेस्ट गार्बेज मैनेजमेंट जहाँ पर है जहाँ पे स्मोक बन रहा है ना, उस कंडीशंस में। और कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे आप नॉर्मली स्टेरॉइड्स लेते हो इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए, बट स्टेरॉइड्स अगर लॉन्ग समय तक ले रहा है, अस्थमेटिक पेशेंट है, तो रोटाहेलर्स वगैरह कैप यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल एरिया में बहुत लॉन्ग समय तक स्टेरॉइड रहता है, तो उसकी वजह से भी initially it subsides the inflammation, but over a long time and prolonged exposure it can also cause inflammation of the vocal cords and nearby area। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसिस फंगल इन्फेक्शंस हो गया। ठीक है, या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या न्यूप्लाज्म वगैरह हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर बेनाइन कंडीशंस में देखोगे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से पैपिलोमेटोसिस हो सकता है बेनाइन। ठीक है, फिर उसके बाद हिमेंजियोमा हो सकता है, हिमेंजियोमा इज कंजेनाइटल ना, ये कहीं पे भी हो सकता है हिमेंजियोमा, ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन, एवी मालफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्डोमा हो सकता है, श्वानोमा हो सकता है। श्वानोमा इज नर्व शीट ट्यूमर, आपको बताया हुआ पहले कि हाँ। ठीक है, उसके बाद जो होता है मायोब्लास्टोमा हो गया, प्री मैलिग्नेंट जैसे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर लीजन्स हो जाते हैं, तो ल्यूकोप्लेकिया हो गया, मेलानोप्लेकिया हो गया। अब कैंसरस लीजन्स भी हो सकते हैं आगे जाकर के, तो ठीक है, अल्सरोप्रोलिफरेटिव ग्रोथ हो गया, तो वोकल कॉर्ड्स के कैंसर हो गए। ठीक है, मैलिग्नेंसीज हो गया, ग्लॉटिक, सबग्लॉटिक और ग्लॉटिक, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक, सबग्लॉटिक। मैं हमेशा आप लोगों से वाइवा में पूछता हूँ क्वेश्चन की विच वन इज द मोस्ट पुअर प्रोग्नोसिस जो होता है किसका होता है, दैट्स सबग्लॉटिक। क्यों, क्योंकि जो होता है आपका सुप्राग्लॉटिक जो होता है, यू कैन इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में आप या डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में यू कैन विजुअलाइज अप टू द वोकल कॉर्ड, तो आप देख सकते हो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा वो। बट इफ इट इज इनसाइड और बिलो है ना, जो नीचे है सबग्लॉटिक एरिया हो गया, या हाइपोफेरिंक्स वाला हो गया, या पायरिफॉर्म फोसा वाला एरिया हो गया, जो इजिली विजुअलाइज नहीं होता है, तो वो लेट प्रेजेंट होता है। एंड अगर जो डिटेक्ट ही लेट हो रहा है और वोकल कॉर्ड के लीजन से अगर, तो वॉइस डिसऑर्डर्स की वजह से जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोफेरेंजियल या सबग्लॉटिक जो होता है वो प्रोग्नोसिस पुअर होता है ऑलवेज। ठीक है, फिर नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स, तो नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, आपका जो वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अल्सर्स हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अल्सर कब होता है, प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन की वजह से। ठीक है, पेशेंट को आपने लॉन्ग समय तक इंटूबेट करके रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ए फोल्ड में वहां पर जो होता है आपका वोकल, आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है, वो ट्यूब जो होता है आपका कॉन्टैक्ट अल्सर क्रिएट करता है। तो लॉन्ग समय तक आईसीयू में पेशेंट्स वगैरह अगर इंटूबेटेड करते रखते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट अल्सर्स वगैरह फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, एमाइलोइडोसिस, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के अंदर इसमें डिपॉजिट होता है, एमाइलोइड ग्रेन्यूल्स का डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से हो सकता है। लेरिंगोसील, दैट इज जो आपका फॉल्स वो वेस्टिबुलर रीजन है, वहां पे जो एयर प्रेशर की वजह से जो होता है आउट पाउचिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसको लेरिंगोसील कहते हैं। मोस्टली जो होता है ये जो पाइप बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हो गए, फ्लूट्स बजाते हैं वो हो गए, शहनाई बजाते हैं जो वो लोग, या फिर जो होता है वो ग्लास फैक्ट्री में जो लोग ग्लास ब्लोअर्स होते हैं, जैसे ग्लास के यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको ब्लो करके बनाना पड़ता है। तो जैसे ही ब्लो करते हैं तो बैक प्रेशर जाता है, तो वहां पे जो होता है यहाँ पे लेरिंगोसील फॉर्म होता है वो। ठीक है, नाउ पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड है ना, तो ये कब हो सकता है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का जो होता है, या सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, या बोथ पैरालिसिस हो गया। यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल एडक्टर एबडक्टर पाल्सी,
ठीक है, उसमें ज्यादा उसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड मिडलाइज हो जाता है, तो वो भी डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस, यू हैव टू डू ट्रैकेस्टोमी। एंड एबडक्टर पाल्सी अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो एडक्टर का पाल्सी हो गया तो वोकल कॉर्ड एबडक्टेड पोजीशन में रहेगा। एडक्टर से, एडक्टर यानी क्या करता है काम को, वोकल कॉर्ड को मिडलाइज कर रहा है, एडक्ट कर रहा है ना। तो एडक्टर पाल्सी होगी तो वोकल कॉर्ड कैसे रहेंगे, दूर होकर के रहेंगे, लेटरलाइज होकर के रहेंगे, तो इसमें एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। पर एबडक्टर पाल्सी होता है तो उसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड मिडलाइज हो जाएगा, ठीक है, मिडलाइज हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, देन वी हैव टू डू ट्रैकेस्टोमी, ठीक है। यूनिलेटरल है तो यूनिलेटरल में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि आफ्टर समटाइम्स ये होता है वोकल कॉर्ड दूसरे साइड वाला जो होता है वो कंपनसेट करके मूव करके वो दूसरे तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यूनिलेटरल पार्सी इज नॉट डेंजरस, बट बायलेटरल जो होता है एडक्टर और एबडक्टर पार्सी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। टोटल थायराइडेक्टोमी के लिए इसलिए भी हमेशा यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक कंसेंट बिफोर द सर्जरी, एंड ऑपरेट करते समय भी केयरफुली ऑपरेट करना है। ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रुप में जो होता है आपका रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाता है, तो वहां पे जो है आप ऑपरेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी कॉशियस, यू आर नॉट डैमेजिंग द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर दोनों तरफ का डैमेज कर दिया तो फिर आपका पाल्सी हो जाएगा, पेशेंट के लिए फिर डिफिकल्टी हो जाएगा। और कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, लेरेंजियल वेब हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, लेरिंगोसिल आई हैव ऑलवेज टोल्ड, वोकल सल्कस हो सकता है, दैट्स सल्कस, ओके फाइन। तो यू हैव गॉट अ पेशेंट और उसको इन्फ्लेमेशन हुआ वोकल कॉर्ड में, उसमें नोड्यूल बना और उसके बाद हेमोरेजिक नोड्यूल बना मान लो, ठीक है, और हेमोरेजिक नोड्यूल बस्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस होता है वहां पे। तो फाइब्रोसिस जब भी होता है तो फाइब्रोसिस होता है तो वहां पे उस एरिया का स्किन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ सल्कस। तो वोकल कॉर्ड जो है आपका नॉर्मली ऐसा है, बट फाइब्रोसिस की वजह से वोकल कॉर्ड के अंदर ऐसा ग्रूव जैसा बन जाएगा, दैट इज वोकल सल्कस, ठीक है। आई विल शो यू इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, बाकी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हो गए, सार्कोइडोसिस हो सकता है, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस, अदर कॉसेस माइस्थेनिया ग्रामिस कैन कॉज वोकल कॉर्ड पाल्सी। तो इवैल्यूएट करेंगे अपन होर्सनेस को, तो कैसे कर सकते हैं, पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि उसका पहले आवाज अच्छा था अभी खराब हो गया है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसका वेट लॉस हो सकता है ना, मैलिग्नेंसी वगैरह हुआ तो उसके बाद, या फिर डिफिकल्टी इन डिस्फेजिया हो सकता है, या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकता है। करने के लिए क्या करोगे आप, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करके देख लोगे कहीं पे आपको ब्लीशन दिख रहा है कि नहीं। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के बाद में फिर क्या कर सकते हो आप, एग्जामिनेशन ऑफ नेक को एग्जामिन करके देख लो, पाल्पेट करके देख लो, कोई स्वेलिंग लिम्फ नोड वगैरह, मेटास्टेटिक रीजन तो नहीं है नेक में, मल्टीपल मेटेड लिम्फ नोड्स तो नहीं है, वो सब देख लो। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या कर लोगे, रेडियोलॉजिकली सीटी करवा लो, एमआरआई करवा लो, तो आपको लीशन दिख जाएगा वोकल कॉर्ड में इन्वॉल्व है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब दिख जाता है सीटी स्कैन वगैरह में। और उसके बाद डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके देख लो, है ना, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी हो गया, या फिर माइक्रो लेरिंजियल असेसमेंट कर दो, ठीक है। तो लेरिंगोस्कोप का यूज करते हैं, क्लेंसोसस लेरिंगोस्कोप यूज कर सकते हैं अपन, उसके साथ में यूज कर सकते हैं। एंड वी यूज 400 mm का 400 mm का लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो 400x का लेंस यूज करते हैं माइक्रोस्कोप के साथ में अगर देखना है लेरिंगोस्कोप को। आजकल जो आगे आपके टेलीस्कोप्स आ गए हैं, तो टेलीस्कोप यूज करके भी आप देख सकते हो लेरिंगोस्कोप के साथ में, ठीक है। साथ में इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी, अदर लीशंस इन इसोफेगस, और क्योंकि आपका जो होता है लेरेंजियल नर्व जो है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो वो आपका आर्थोपायोटा तक जा रहा है, तो इसोफेगस में कहीं पे अगर लीजन है दैट कैन आल्सो, या मीडियस्टिनल लीजन कैन आल्सो कॉज पाल्सी, है ना। तो ये आपको एग्जामिन करने, इसीलिए ब्रोंकोस्कोपी और इसोफेगोस्कोपी भी करते हैं अपन, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड पाल्सी का अगर आपके पास में पेशेंट आ रहा है, यू विल हैव टू एग्जामिन, आपने एंडोस्कोपी करके देख लिया पाल्सी है, देन वी विल सजेस्ट उसको सीटी करवाने के लिए, सीटी नेक एंड चेस्ट, ठीक है, कि लंग्स में लेजन तो नहीं है या नेक में मैलिग्नेंसी तो नहीं है उसकी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं निकलता है तो हो सकता है सीएनएस के अंदर में वो अपर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर वगैरह कुछ हो, तो उसके लिए सीएनएस लास्ट में वो भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। नाउ डिस्फोनिया प्लिका वेंट्रिकुलरिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपने अपने लेरिंगोस्कोपी करते हैं तो उसमें देखते हैं अपन क्या होता है, बाहर फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है और उसके बाद में जो होता है, ठीक है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड को अगर यूज कर रहा है पेशेंट टू फोनेट, बात करने के लिए फॉल्स वोकल कॉर्ड अगर यूज कर रहा है, दैट इज डिस्फोनिया प्लिका वेंट्रिकुलरिस या वेंट्रिकुलरिस डिस्फोनिया कहते हैं इसको। False vocal cord which have functions over true vocal cord, तो वॉइस इसमें क्या होगा, रफ होगा, लो पिच या अनप्लेजेंट होगा, ठीक है। और फंक्शनल टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया ऑकर्स इन नॉर्मल लैरिंग्स, हियर कॉजेस
साइकोजेनिक, तो पेशेंट जो होता है अगर एक्सैगरेट करके बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो फर्स्ट वोकल कॉर्ड को यूज करने लगता है ओवर टाइम. इट मोस्टली हैपेंस विद द सिंगर्स. सिंगर्स में ज्यादा होता है ये डिस्फोनिक वेंट्रिकुलरिस. ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है. और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो होता है आप इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कर लो. फिर उसके बाद जो होता है आप टेली लैरिंगोस्कोपी करके देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो होता है स्ट्रोबोस्कोपी होता है. तो ये सब मेथड्स यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए. वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रोबोस्कोपी यूज करते हैं. नाउ फंक्शनल एफोनिया और हिस्ट्रिकल एफोनिया. नाउ दिस इज अ गुड टॉपिक टू डिस्कस. ठीक है, रात में आप यू आर वर्किंग इन अ इंटर्न हो मान लो, और आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो एंड पेशेंट के साथ में उसके रिलेटिव्स लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, 18 या 19 years फीमेल पेशेंट एंड ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम एंड द रिलेटिव्स आर सेइंग दैट अचानक से ये बोल नहीं पा रही पेशेंट. ठीक है, तो दिस इज, इसको जो है पेशेंट बोल नहीं पा रही, तो आप उससे पूछ रहे हो पेशेंट से, पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट इज पेशेंट इज मैलिंगरिंग. ठीक है, तो यू वांट टू डिटेक्ट दिस कंडीशन, तो आप उससे पूछ रहे हो एंड वो कोई आवाज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. आप उसका एंडोस्कोपी करके देख लो, उसमें वोकल कॉर्ड रियली मोबाइल है बट द पेशेंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड. यू जस्ट आस्क द पेशेंट टू खांसी करके बताओ. द मोमेंट कफ्स, पेशेंट कफ्स, you can say that the patient is malingering. ठीक है, you simple have to ask the patient खांसी करके बताओ. जिसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, और एक बार कोशिश करना देखने के लिए, या फिर इंटर्नशिप में जाओगे, एनटी के पोस्टिंग में जाओगे, यू विल फाइंड दिस. ठीक है, तो दीज आर हिस्टोरिकल पेशेंट. पेशेंट साइकोलॉजिकल गेन, पेरेंट्स से कुछ उसको गिफ्ट चाहिए होगा, मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए. ठीक है, या फिर बॉयफ्रेंड पटवाना है कि इससे शादी करवा दो मेरी, दैट आर द कॉजेस. या फिर हो सकता है घर में प्रॉब्लम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, है ना, डाउरी के लिए परेशान कर रहे हो. दीज आर द कंडीशन दैट टाइम patient will end up in this conditions. Okay, to detect this you just have to ask खांसी करके बताओ. ठीक है, या फिर जो है you have to ask the patient in confidence, take the patient in confidence. आप उसको बोलो कि आपके रिलेटिव्स को उसको बाहर भेज दो, पेशेंट से अलग से आप आराम से पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, घर पे कोई परेशानी कर रहा है कि आपको, कोई मेंटल ट्रॉमा या एक्सर्शंस तो नहीं कर रहे हैं, आपको उससे बात करना थोड़ा सा, और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवा दो एंड यू विल करेक्ट दिस. ठीक है, दैट्स इट. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. तो फोनिया या फंक्शनल एफोनिया. नाउ प्यूबर फोनिया. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल पिच जो होता है आपका, नॉर्मल जो होता है आपका हायर पिच होता है बचपन में, और उसके बाद जो होता है एडल्ट में मेल वॉइस में जाता है तो वो पिच लोअर हो जाता है. बट कुछ कुछ लोगों का नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स जो होता है प्यूबर फोनिया नहीं होता. तो आप उसके लिए क्या करना है, मैनेज करना है उसको, तो उसको सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं या स्पीच थेरेपी वगैरह देते हैं. ठीक है, पेशेंट को बोलते हो आप ऐसे एडम्स एबल को प्रेस करके बात करने का कोशिश करें, तो वॉइस जो होता है वो मेल वॉइस की तरह धीरे धीरे होने लगता है. कुछ समय बाद वो प्रैक्टिस करते करते उसका वॉइस इंप्रूव हो जाता है. तो घबराने वाली बात नहीं है. बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो इसमें ये गट्समैन प्रेशर टेस्ट करते हैं. इसमें दैट इज गट्समैन प्रेशर टेस्ट, आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में. ठीक है, तो नॉर्मली वो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, तो फीमेल जैसा वॉइस आ रहा है. वंस यू प्रेस द वोकल कॉर्ड, हिज पिच विल रिड्यूस, है ना, पिच उसका रिड्यूस हो जाएगा. जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ एंड द मोमेंट आई प्रेस माय वोकल कॉर्ड्स, द वॉइस विल चेंज. ठीक है, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली ओवर अ टाइम पीरियड जो एडम्स एपल जैसे ग्रो करेगा तो ये इंप्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट समटाइम्स अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, थायरोप्लास्टी कर देते हैं. ठीक है, एंड इट्स प्रोग्नोसिस इज गुड. ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली दे मेल पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, तो उसमें जो होता है डेवलपमेंटली होता है, तो उस समय अगर नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा कभी कभी जो वो कॉन्फिडेंस लो होता है, तो यू जस्ट हैव टू गिव स्पीच थेरेपी ओवर अ टाइम पीरियड, दैट विल इंप्रूव. ठीक है, फोनेस्थेशिया, वीकनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू फटीग और फोनेटरी मसल्स. ठीक है, तो ज्यादा समय तक जो लोग ज्यादा बात करते हैं ना तो खराब हो जाता है आवाज. ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्लास भी छोटा लेना चाहिए. ठीक है, तो द वीकनेस ऑफ वॉइस इज ड्यू टू फटीग ऑफ फोनेटरी मसल्स. ठीक है, तो थायरो, ओके, तो इसमें क्या होता है,
वोकल कॉर्ड के बीच में इलिप्टिकल स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो फोनेटरी गैप बोलते हैं हम लोग उसको। इस वजह से जो होता है वॉइस जो होता है क्लियर नहीं आती, ठीक है। और ट्रायंगुलर गैप हो सकता है पोस्टीरियर पार्ट में कमिश्चर की वजह से, वीकनेस ऑफ द इंटर एरिटेनॉइड की वजह से हो सकता है, या की होल शेप का हो सकता है ग्लॉटिस ड्यू टू इंटर एरिटेनॉइड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो टाइप्स होते हैं इसके फोनेस्थेशिया के। ट्रीटमेंट क्या होता है, वॉइस रेस्ट देते हो, वॉइस हाइजीन। बात करना है तो आप नॉर्मल वॉइस में बात करिए, नॉर्मल लेवल पे बात करिए, है ना, ऐसे सोचा के बात नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है किसी की, तो खराब हो जाएगा वॉइस की, ठीक है। सिंपल सी बात है, चुगली नहीं करनी है। चुगली करने के लिए धीरे बोलना पड़ता है, ठीक है। जो बोलना है जो बोलो, तेज आवाज में बोलो, नॉर्मल आवाज में। और नेता नहीं बनना है, दो चीजें, चुगली नहीं करनी है, दूसरा नेता नहीं बनना है, तो आपका वॉइस ठीक रहेगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इज सिंपल, वॉइस रेस्ट, वोकल हाइजीन, ओके। और अगर इसके बाद भी इंप्रूव नहीं होता है तो स्पीच थेरेपी, ठीक है, इट विल इंप्रूव, ठीक है। अब डिस्फोनिया, तो डिस्फोनिया क्या क्या कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, या तो एडक्टर डिस्फोनिया हो सकता है, एबडक्टर डिस्फोनिया, या मिक्स हो सकता है, ठीक है। एडक्टर डिस्फोनिया क्या हो गया, मतलब एडक्टर जो होता है उसके काम नहीं कर रहे हैं, द एडक्टर मसल्स ऑफ द लैरिंक्स गो इनटू स्पाज्म कॉजिंग वोकल कॉर्ड टू गो इनटू एडक्शन, ठीक है। तो एडक्ट कर गया, अब वॉइस बिकम्स स्ट्रेन्ड और स्ट्रेन्ड एंड फोनेशन इज इंटरप्टेड बिटवीन लीडिंग टू वॉइस ब्रेक्स। The larynx is however monomorphologically severely adducted, तो इसमें एडक्टर डिस्फोनिया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, बोटुलिज्म का इंजेक्शन दे देते हैं, तो इसमें मसल का जो होता है स्पाज्म कर देता है मसल को, बोटुलिज्म इंजेक्शन। तो ज्यादा तरीके से फास्ट स्ट्रेन नहीं कर पाएगा वो, तो 2-3 महीने के बाद में 16 वीक्स अप टू 16 वीक्स तक उसका नॉर्मल रहेगा, बेनिफिट जो रहता है इफेक्ट, फिर से वापस इंजेक्ट कर दो, ठीक है। और वॉइस थेरेपी वगैरह दे सकते हैं आप, तो उससे इंप्रूव हो जाएगा। Now, abductor dysphonia. Abductor dysphonia due to spasm of the posterior cricoarytenoid muscle, the only abductor, ठीक है, that keeps the glottis open. अब इसमें क्या होता है, patient gets a breathy voice or breaky voice. The condition is gradually progressive and the symptoms aggravate during the stress. ठीक है, like adductor spasm, dysphonia cause abductor spasm, तो ये इस तरीके का है। तो abductor जो है, abductor का अगर spasm हो रहा है तो उस कंडीशन में करेंगे। इसमें भी आप हो सकता है बोटुलिज्म का इंजेक्शन यूज कर सकते हो मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द मैनेजमेंट जो होता है वो आपका परमानेंट नहीं है, बट हाँ इंप्रूव कर सकते हैं इसमें, बाद में स्पीच थेरेपी वगैरह दे दो, ठीक है। अब मिक्स डिस्फोनिया, अब इसमें दोनों तरीके के हो रहा है, एडक्टर भी हो रहा है, एबडक्टर भी हो रहा है, उस तरीके का हो गया, ठीक है। फिर हाइपोनेजालिटी, नाउ अब इसमें क्या होता है, नोज की तरह नाक से आवाज आता है, मैं बोलता हूँ तो मेरा थोड़ा सा नेजल ट्वैंग है, यू नो दैट, ठीक है, बट आई कैन नॉट करेक्ट इट, वो हो जाता है विद टाइम, बट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक प्रॉपरली। आप अगर बात करेंगे नॉर्मली तो फिर नहीं आता है नेजल ट्वाइंग, किसी किसी का आता है, ठीक है। लैक ऑफ नेजल रेजोनेंस, रेजोनेट नेजल कैविटी, ठीक है, तो इसमें ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द नोज और नेजोफेरिंक्स में ब्लॉकेज, तो एडिनोइड हाइपरट्रोफी वगैरह जिसमें है तो इसमें नेजल ट्वाइंग आ सकता है। उसके बाद दूसरा होता है राइनोलिया अपर्टा, तो अपर्टा क्या होता है, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर, ऐसे इसको याद रखने का ऐसा तरीका है, क्लोज यानी क्लोज स्पेस है, तो नोज का क्लोज हो गया, और अपर्टा अपर्चर बनना है, तो इसमें ऐसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया तो इसमें अपर्टा, ऐसे याद रखना, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, राइनोलिया क्लोजा, राइनोलिया अपर्टा। क्लोजा क्या हो गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अपर्टा देयर इज अपर्चर इन क्लेफ्ट पैलेट, तो वो नेजल कैविटी को आप सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। स्टटरिंग, शाहरुख खान, ठीक है, अकला के बात करते हैं ना, दैट्स स्टटरिंग, तो इसके लिए भी स्पीच थेरेपी, ठीक है, हकला के जो बात करते हैं दैट्स स्टटरिंग। ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्टली जो होता है ना ये स्टेज फोबिया की वजह से होता है, तो आप प्रोप्रानोल वगैरह दे दो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ओवरव्यू, तो वोकल हाइजीन मेंटेन करना, वोकल वॉइस थेरेपी हो गया, फिजिकल मेडिकल थेरेपी और फोनो सर्जरीज, ठीक है। तो वॉइस हाइजीन क्या है, जितना जरूरत है उतना बात करो, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग समय तक ज्यादा देर तक जोर से आवाज में बात कर रहे हैं या सिंगिंग करना है, तो सिंगिंग भी उसका एक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स लिमिट, उससे ज्यादा नहीं करना है, तो वॉइस खराब हो जाएगा, नहीं तो कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद पानी अच्छे से पीना है, ठीक है, कम पानी पियोगे तो ड्राइनेस होगा, उस समय भी दिक्कत होगा। स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है, कोकेन और दूसरे तरीके के ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है। डाइट अच्छा लेना है। फाइब्रोसिस करते हैं जैसे बीटल नट्स वगैरह हो गया, वो फाइब्रोसिस करता है, नहीं लेना है ना, नहीं लेना है।
टोबैको वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है, इंडिविजुअल कोर्स, ठीक है, और एम्स जो है बेटर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, दैट्स क्लियर। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो गया, कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी जो होता है आपको वोकल जो होता है वॉइस खराब होता है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से हो गया। तो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस वगैरह दे सकते हैं, डोमपेरिडोन हो गया, फिर से लिवोडोसल्फ्राइड हो गया, इटोप्राइड हो गया, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है एंटासिड्स यूज कर सकते हैं, तो खाने के बाद में वो दे दो तो एक लेयर बना देता है उसके ऊपर, स्टमक के ऊपर, ताकि उसके एसिड रिफ्लेक्स ना आए, ठीक है। एंटी एलर्जिक्स वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। फोनो सर्जरी, तो ठीक है, तो इसमें फोनो सर्जरीज में क्या होता है, 4 तरीके के फोनो सर्जरीज होते हैं माइक्रोलेंजिंग, मिडिलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, ठीक है। तो इसमें वोकल कॉर्ड पाल्सी हो गया, लेटरलाइज हो गया, तो उसके लिए मिडिलाइजेशन करते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट स्लाइड जो होता है उसमें माइक्रोलैरिंजेस, और इसके बाद दैट आर फोनो सर्जरी, है ना, मिडिलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, लेंथनिंग, शॉर्टनिंग, ठीक है, 4 तरीके के होते हैं। अब इसके बाद जो होता है मिडिलाइजेशन के लिए जो है आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप सिलिकन के यहाँ से ओपन करके यहाँ से इंसिजन देकर के सिलिकन के ब्लॉक्स लगा सकते हो ताकि वोकल कॉर्ड मिडिलाइज हो जाए। दूसरा क्या कर सकते हो आप, एब्डोमेन से फैट या कहीं से भी थाई रीजन से फैट को निकाला, ठीक है, और उसके बाद उसको पूरी तरीके से मिक्स करा, फैट इंजेक्ट करके वोकल कॉर्ड को मिडिलाइज कर सकते हो। तीसरा जो होता है आप सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जैसे आप जो होता है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में आप ऑगमेंटेशन करने के लिए यूज कर सकते हो, तो इंजेक्टर्स फील करके वोकल कॉर्ड्स को भी मिडिलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लेरिंजियल फ्रेमवर्क सर्जरीज, तो जैसे मैंने बताया कि सिलिकन के ब्लॉक्स लगा सकते हैं, कार्टिलेज लेकर के, सेप्टल कार्टिलेज हो गया, कॉन्कल कार्टिलेज लेकर के उस कार्टिलेज को फिल करके उसको मिडिलाइज कर सकते हो वोकल कॉर्ड को। फिर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पाल्सी है तो नर्व को रीनर्वेट कर दो। फिर उसके बाद लेरिंजियल पेसिंग, इसमें क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड के लेंथ को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। तो लेंथ अगर मान लो लॉन्ग है तो उसको क्या कर देंगे आप, शॉर्ट कर देंगे, और अगर शॉर्ट है तो उसको लेंथनिंग कर देते, तो आप जो होता है यहाँ पे लेरिंजियल फ्रेमवर्क सर्जरीज कहते हैं इसको। माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी, तो वोकल कॉर्ड पॉलिप हो गया, वोकल कॉर्ड नोड्यूल हो गया, फिर इसका रिंकीस एडिमा हो गया, दैट इज इन सब कंडीशंस के लिए माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। और उसके लिए यूज कर सकते CO2 लेजर यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, टेफ्लॉन यूज कर सकते हैं, फैट यूज कर सकते हैं, ग्लिसरीन, कोलेजन, सिलिकॉन, कैल्शियम काइटोक्सी एपेटाइट यूज सकते हैं। लेरिंजियल फ्रेमवर्क सर्जरी इशिकी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है टाइप 1 जो होता है उसका मिडिलाइजेशन होता है, टाइप 2 लेटरलाइजेशन, ठीक है। तो लेटरल अप्रोच से भी कर सकते हैं, मीडियल अप्रोच से भी कर सकते हैं। लेटरल अप्रोच मतलब बाहर से जाकर के कर रहे, दूसरा मीडियल अप्रोच क्योंकि एंडोस्कोपिकली जाकर के इन्फिल्ट्रेट कर दिया वोकल कॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। थर्ड में जो होता है रिलैक्सिंग, है ना, शॉर्टनिंग कर देंगे वोकल कॉर्ड में, और 4 में लेंथनिंग कर देंगे, ठीक है। दीज आर द 4 नेम्स, आपको वाइवा में पूछा जाता है ना। हायर क्वेश्चन किसी से पूछना, हाई लेवल का क्वेश्चन वाइवा में, तो दीज आर फोनो सर्जरीज क्या होते हैं आपसे पूछ सकते हैं। नाउ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व रीनर्वेशन, तो ठीक है, इसके लिए क्या कर देंगे आप, अंसा सर्वाइकलिस एंड रिकरेंट नर्व आर आइडेंटिफाइड एंड एनास्टोमोस्ड एट 90 नाइलॉन सूचर से यूज करते हैं, ठीक है। नर्व को एनास्टोमोसिस कर देते हैं अंसा सर्वाइकलिस को उसके साथ में, ठीक है। सिलेक्टिव रीइनर्वेशन उसके C3 रूट ऑफ फेरिंजियल नर्व को आइडेंटिफाई कर देंगे, एनास्टोमोसिस विद अ केबल ग्राफ्ट, ठीक है। हार्वेस्टेड थ्रू ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व यहाँ पर होता है, उसी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और उसी से ग्रेटर